गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। अपने 10th क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चों से हमने पहले वादा किया था कि आपको साइंस और मैथ बिल्कुल भी कठिन नहीं लगने देंगे। हमें लगता है कि आप लोगों ने जो हमारी वीडियो देखी होंगी तो आपको हमारे वादे पे कुछ यकीन जरूर हो गया होगा। ठीक है, 3 वीडियो हमारी लाइट की पहुंच चुकी है आपके पास, फिजिक्स की। आपको उसमें कुछ भी कठिन नहीं लगा होगा, उम्मीद है हमें। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे और आपको देखो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई परेशानी कहीं पे नहीं हुई होगी और ना कोई कठिनाई आई होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर पहला जो हमारा चल रहा था, पहली यूनिट है लाइट। ठीक है, लाइट है फिजिक्स की पहली यूनिट। इसका पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको दर्पण वगैरह सब पढ़ा दिए थे, दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ा दी थी। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, वो सब हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, प्रतिबिंब होता क्या, ये सब हमने आपको बहुत डिटेल में बता दिया था। दर्पणों की पहचान बता दी थी कि दर्पण कैसे पहचानते हैं बिना स्पर्श किए हुए। उत्तल अवतल दर्पण को कैसे पहचानते हैं वो हमने आपको बता दिया था। जो बच्चे ग्रुप में अभी नए जुड़े हुए हों वो हमारी पिछली वीडियो सब देख ले, एंटी एसएसपी एसपीएन वाले चैनल पे सब देखेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब हो सकता है कोई नया बच्चा जुड़ा, उसने पहली दूसरी वीडियो ना देखी हो, सीधी तीसरी दिखी हो, तो हो सकता है थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम हो। वैसे हम बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। अब देखिए, इस चैप्टर में एक ही डेरिवेशन है, वो कराने जा रहे हैं। हमने बताया था दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी सब पीछे पढ़ा चुके हैं। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसे अब हम प्रूफ कराएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे आता है, ये आता है वक्रता त्रिज्या तथा, वक्रता त्रिज्या को आर लिखते हैं, ब्रैकेट लिखे दे रहे हैं आर, तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, स्मॉल एफ, में संबंध। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। कोई सा दर्पण हम ले लें, चलिए अवतल दर्पण लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसके बाहर वाले पृष्ठ पे क्या होगी, पॉलिश होगी, अंदर की ओर इसमें गड्ढा यानी दबा हुआ पृष्ठ होगा। अवतल का मतलब ही होता है दबा हुआ। तो ये हमने एक अवतल दर्पण लिया। ठीक है, इसकी वक्रता कम लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये इसकी हमने मुख्य अक्ष बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस जो बीचों बीच से जाती है। ये इसका पोल है यानी ध्रुव है पी। चित्र पे बहुत ध्यान दीजिए, लाइट में जितने अच्छे आप चित्र बनाएंगे उतने ही बढ़िया नंबर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। चित्र अच्छा बना होगा तो एग्जामिनर अंदर ज्यादा नहीं पड़ेगा और बढ़िया नंबर आपको दे देगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक, ये इसका ध्रुव है पोल। अब देखिए, एक समांतर किरण आई, समांतर मतलब बिल्कुल सीधी। ये देखिए एक बिल्कुल सीधी किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण ऐसे आई। ठीक है, नाम भी रखते जा रहे हैं, ए बी। यहां पे टकराई आके बिंदु बी पर, और यहां टकराने के बाद ये ऐसे परावर्तित होके जाएगी, इस बिंदु फोकस से होके जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, कैपिटल एफ से होकर। ये प्रकाश किरण आई बिल्कुल सीधे, टकराई और परावर्तित होके इसके फोकस से निकल गई। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात और आपको बता दें कि जैसे ये कोई वृत्त है, वृत्त, ठीक, इस पे अविलंब कैसे खींचा जाता है। अब जैसे वृत्त है, इसका ये कोई बिंदु P है या कोई भी बिंदु है, इस पे अविलंब खींचे तो पहले इस पे स्पर्श रेखा ये खींची जाती है। अब इस स्पर्श रेखा के ऊपर लंब खींचते हैं, और ये लंब जो है ये हमेशा वृत्त के सेंटर से होके जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी को कहते हैं अभिलंब। तो ये बात याद रखिएगा कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई अभिलंब खींचते हैं तो वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता
है। यहां कहीं पे मान लिया वृत्त का केंद्र होगा, ये सेंटर जिसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र, जिसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र सी। अब देखिए इस बिंदु पर हम अभिलंब खींच रहे हैं डॉटेड लाइन से, डॉट डॉट लाइन से खींचेंगे, ध्यान रखिएगा। इस बिंदु पर हम अभिलंब खींच रहे हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है। ये खींचा हमने अभिलंब, तो कहां से होके जाएगा? सेंटर से। ये इस दर्पण का केंद्र है, केंद्र सेंटर है सी। फिर एक बार समझ लीजिए, एक ये प्रकाश किरण आई, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सीधी प्रकाश किरण आई, यहां टकराई, टकराने के बाद परावर्तित होके ये निकल गई, ठीक है। परावर्तित होके ये निकल गई, फोकस से होके जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो किरणें बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर आती सीधी, वो हमेशा दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होके जाती, फोकस से। कहां से होके जाएंगी? फोकस से। तो देखिए सीधी किरण थी, थोड़ी तिरछी लग रही है, कंफ्यूज ना होइएगा, ये सीधी किरण थी, ये टकराने के बाद कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ये देखिए एफ है, और इस बिंदु पर हमने अभिलंब खींचा, नाम रख दिया सी एन। ये देखिए अभिलंब खींचा हमने डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन से खींचा डॉट डॉट करके, तो ये इसके सेंटर पर मिलेगा, जाके केंद्र पर मिलेगा। ये लाइन थोड़ी तिरछी लग रही है, हम सीधी कर दें जिससे आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, सीधी लाइन होगी बिल्कुल। अब स्केल तो हमारे पास है नहीं, तो थोड़ी भी तिरछी हो जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये इसका वक्रता केंद्र सी, इसका फोकस बिंदु है एफ, ठीक। और फोकस की ध्रुव से दूरी क्या होती है? स्मॉल एफ। तो ये दूरी यहां से यहां तक हो गई स्मॉल एफ, और ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र है ये सी, ध्यान दीजिएगा ये। तो ये यहां से यहां तक की पी तक की दूरी कितनी हो गई? आर। ये सब हम पीछे पढ़ा चुके हैं, सी की पी से दूरी आर, एफ की पी से दूरी होती है स्मॉल एफ। ये सब पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं, कोई भी नई चीजें नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सब पढ़ा चुके हैं। अब देखिए डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपतन कोण, परावर्तन कोण हमने पहले ही बताया, फिर बता दे रहे हैं। ये कोई पृष्ठ है, इस पे ये प्रकाश किरण टकराई यहां पे आके और ऐसे परावर्तित हो गई, ठीक है। तो जिस बिंदु पे टकराई उस पे हमने अभिलंब खींचा, ये अभिलंब खींचा बीच में। अभिलंब और ये वाली किरण, आपतित किरण के बीच का कोण क्या होता? आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता? आर। तो देखिए ध्यान से, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है डॉटेड वाला, तो इनके बीच का ये कोण क्या होगा? आई। फिर समझ लीजिए, ये आपतित किरण और ये सी एन क्या है? अभिलंब, इनके बीच का कोण क्या होगा? स्मॉल आई। फिर देखिए ये टकराई और ये परावर्तित हो गई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या था? आर। तो ये परावर्तित किरण है, ये देखिए ये जा रही, और ये अभिलंब वही है ये वाला, इनके बीच का कोण क्या होगा? आर। तो ये कोण हो गया यहां से यहां तक आर, ये हो गया आर, और ऊपर वाला ये वाला कितना है? आई है। अब थोड़ा सा मैथ का यूज होगा, मैथ का यूज होगा, ध्यान दीजिए। पहले तो थ्योरी समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थ्योरी आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखेंगे माना एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष, ये लाइन क्या कहलाती है? कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण ए बी दर्पण से परावर्तित होकर इसके फोकस से, ये देखिए फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब सी एन खींचा, ये देखिए सी एन खींचा। माना दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम आपको कोचिंग में बुलाएंगे किसी दिन रजिस्ट्रेशन जब करवाने के लिए, तब आपको हम ये नोट्स देंगे, तो उसमें थ्योरी सब लिखी होगी। अभी केवल आप डेरिवेशन समझिए, ठीक है। बस इतनी थ्योरी लिखी है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैथ का थोड़ा यूज होगा, जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है वो ज्यादा ध्यान दें। देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर, ठीक। अगर इन्हें हम तिरछी रेखा से मिला दें, जेड बन गया, तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। ध्यान दीजिएगा,
ये थीटा तो ये थीटा, ये 30 तो ये 30। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ये एक समांतर रेखा है, एक समांतर रेखा ये है, देखिए ध्यान से, और ये रेखा देखिए से मिला आ रही है ये वाली, तो ये कोण आई है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, आई होगा। ठीक है, ये कोण कितना होगा, आई होगा। फिर समझ लीजिए, देखिए अभी हमने कहा था जेड बनना चाहिए, जेड ये अगर आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। ये देखिए आई है तो ये वाला क्या होगा, आई होगा। ठीक है, अब देखिए डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज है और समझिए, मैथ का एक और नियम होता है ये प्रमेय, कि अगर किसी त्रिभुज में आमने सामने के कोण बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। अगर इस त्रिभुज में ये वाला कोण मान लिया 30 डिग्री है और इसके सामने वाला ये भी 30 डिग्री है, तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो यहां पे जरा आप ध्यान दीजिएगा, हम ले रहे हैं त्रिभुज, इसका नाम क्या है, बी सी एफ। त्रिभुज बी सी एफ में बहुत ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण आई, ये वाला कोण आर आई बराबर होगा। आर क्यों होगा, क्योंकि आपने परावर्तन का दूसरा नियम पढ़ा होगा। परावर्तन का दूसरा नियम क्या बताया था, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देख लीजिए पिछले वीडियो में, आपतन कोण यानी आई, परावर्तन कोण यानी आर के सदैव बराबर होता है। तो देखिए ये वाला कोण आई है, ये आर है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। परावर्तन का नियम लगाया, हमने लिखे दे रहे हैं, परावर्तन के नियम से, दूसरा नियम लगाया है परावर्तन के नियम से आई और आर हमें मिल गया बराबर। अब देखिए आई वाले का नाम क्या है, सी, और आर वाले का नाम क्या है, बी। तो इसे लिख सकते हैं या कोण सी बराबर कोण बी। ठीक है, ये लाइन मिटा दे रहे, इसका आपको यूज नहीं है, वरना कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो ये वाला सी और बी आपस में क्या है, बराबर हैं। ध्यान दीजिए सब लोग, ये दोनों कोण जब बराबर हैं तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। अभी हमने कहा था कि अगर किसी त्रिभुज में आमने सामने के कोण बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। यानी ये वाली भुजा, क्या नाम इसका, सी एफ, तो लिखेंगे अतः सी एफ बराबर, ये भुजा सी एफ जिसे डार कर रहा है, और इसकी ये भुजा बी एफ क्या होंगी, बराबर। देखिए ये कोण बराबर है तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। अतः सी एफ बराबर वी एफ। अब एक लाइन आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये जो दर्पण है इसकी वक्रता बहुत कम, ये ध्यान दीजिए, ये वाली दूरी बी एफ लगभग पी एफ के, पी एफ या एफ पी के क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि दर्पण की वक्रता बहुत कम है, बहुत कम है, यानी इसका गोलाई जो है वो बहुत कम है। तो जब इसकी वक्रता बहुत कम है, ठीक है, अतः ये दोनों दूरियां लगभग बराबर होंगी, ये वाली बी एफ और एफ पी क्या होंगी, बराबर। तो बी एफ की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, पी एफ या एफ पी, की बात है, पी एफ रखने पर तो हम यहां बी एफ हटा के लिख देंगे पी एफ। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से, हो गया डेरिवेशन पूरा। देखिए ये सी एफ है, ये पी एफ है, देखिए चित्र में ध्यान से, ये लिखा सी एफ, ये लिखा पी एफ। ठीक, अब इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, सी, ध्यान से समझिएगा, सी एफ को लिख सकते हैं सी पी माइनस पी एफ। चलो चित्र में सब लोग ध्यान दें, उंगली कहां रख रहे हैं, देखिए सी, ये क्या लिखा पी, सीपी में से पी एफ निकाल दें, क्या बचेगा, सी एफ। तो सी एफ को हम लिख सकते हैं सी पी माइनस पी एफ। फिर समझिए एक बार ये लाइन, एक बार फिर से समझिए, ये सी एफ लिखा था, सी एफ, चित्र में देखिए ये है सी एफ, ये चित्र में ये सी एफ इतना है, सी एफ को लिख सकते हैं पूरा ले लें, बोले सी पी और माइनस एफ पी निकाल दें, एफ पी या पी एफ निकाल दें, अलग समझ सकते हैं इसे, आप ऐसे समझिए, ये लिखा है सी, ये लिखा है एफ, ये लिखा है पी, हमें निकालना है ये वाली दूरी निकालनी, सी एफ निकालनी है।
तो पूरी दूरी ले लें सीपी, पूरी दूरी ले लें सीपी में से इतना निकाल दें, पीएफ निकाल दें। देखो निकाल दी पीएफ, क्या बचा हमारे पास सीएफ। तो हम सीएफ को क्या लिख सकते हैं, सीपी माइनस पीएफ, और माइनस का पीएफ आगे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का पीएफ। तो पीएफ प्लस पीएफ 2पीएफ, 2पीएफ। अब चित्र से देख के मान रख दीजिए, ध्यान दीजिए, चित्र से देख के मान रख रहा है। देखिए सीपी कहाँ है चित्र में, देखिए सीपी कितना है आर, तो सीपी की जगह पे हमने रख दिया आर। देख लीजिए सीपी, सी से पी तक कितना है आर, बराबर 2पीएफ, पीएफ कितना है एफ है। तो ये देखिए आ गया, यही हमारा डेरिवेशन है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 2 इधर बट्टे में ले आए तो r/2 बराबर f, ठीक है, बराबर f। तो f बराबर r/2। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, सिद्ध कीजिए किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। सिद्ध कीजिए किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हो गया ये डेरिवेशन, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। बस इतना ध्यान रखना, शुरुआत यहां से करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज BCF में कोण I बराबर कोण R, परावर्तन के दूसरे नियम से I की जगह C रख देना, B की R की जगह B रख देना, कोण C बराबर कोण B, ठीक है। और किसी त्रिभुज में आमने सामने के कोण बराबर है तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। जब C और B बराबर है तो इसका मतलब ये भुजा CF बराबर BF होगा, और ये दर्पण की वक्रता बहुत कम है तो BF लगभग PF के बराबर होगी, तो BF की जगह हमने PF रख दिया, ठीक है। बस ये लाइन मेन थी कि CF को हमने ये लिखा, CF को CP माइनस PF, CP पूरी दूरी में से PF निकाल दिया, CF बचेगा। तो CF को CP माइनस PF हमने रख दिया, माइनस PF आगे जाके प्लस का PF हो गया, PF 2pf हो गया। चित्र से देख के CP का मान R रख दिया, चित्र से देख के PF का मान F रख दिया, तो R बराबर 2F आ गया। यह डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में इसे हम फिर से एक बार रिवाइज करा देंगे। अब एक चीज और बस समझ लीजिए, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है। एक लाइन की परिभाषा है, वो हम आपको बताए दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, ठीक है, इसे कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। देखिए आवर्धन में क्या है, चित्र से आपको समझा दें, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कोई वस्तु है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये कोई वस्तु है, ठीक, इसकी जो लंबाई है यहां से यहां तक मान लिया O है, वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई को मान ले रहे O। अब हमने क्या किया, इसे हमने एक दर्पण के सामने रख दिया, इस वस्तु को हमने एक दर्पण के सामने रख दिया। अब इस, ध्यान दीजिएगा, दर्पण ने वस्तु का ये प्रतिबिंब बना दिया, उल्टा सीधा वास्तविक हम वो नहीं बता रहे आपको, केवल ये बता रही है प्रतिबिंब बना। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, हो सकता थोड़ा छोटा बन जाता, ये भी इससे मतलब नहीं, ये बना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज, और उससे इसकी लंबाई को डिनोट करते हैं I से। तो ध्यान दीजिए, वस्तु की लंबाई O, प्रतिबिंब की लंबाई I। तो किसी दर्पण के द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई, पहले लेते प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर I/O, ठीक है। अगले चैप्टर में इसका डेरिवेशन भी आएगा, वो लेंस के द्वारा हम कराएंगे, m बराबर I/O। तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है, किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O के अनुपात को
क्या कहते हैं? प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। और ये सूत्र होता है m बराबर I अपान O, और इसी में आगे और होता V अपान U। ये आगे चैप्टर में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन भी करा देंगे। आज आपका पहला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ भी कठिन नहीं लगा होगा। ये वाला डेरिवेशन एक बार हम और समझा देंगे। वैसे तो हम ये 5 बार कराएंगे, अभी कम से कम 5 बार रिवाइज कराएंगे, लेकिन अगले वीडियो में इसे हम एक बार और रिवाइज करा देंगे। देखते रहिए, हमारे सारे वीडियो सब क्लियर होता जाएगा। और हाई स्कूल वाले बच्चे सब लोग कोचिंग में आके अपना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें, जिससे कि सारी वीडियो अब तक पहुंचती रहें। वरना 2-3 वीडियो के बाद आपके पास कोई वीडियो नहीं पहुंचेंगी। केवल उन्हीं बच्चों के पास ही वीडियो पहुंचेंगी जिनका रजिस्ट्रेशन कोचिंग में हो चुका होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग 2 फोटो ले आए और शाम को 5 से 7 के बीच में आ जाएं, या सुबह 8 से 11 के बीच में आ जाए। रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। जब कोचिंग में बैच स्टार्ट होंगे तो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, पहले उन्हें हम जो है मौका देंगे बैच में पढ़ने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को हमारी सब वीडियो समझ में आ रही होंगी। अब मैथ की वीडियो आपके पास 2-3 पहुंचेंगी, एक चैप्टर उसका भी हम खत्म करेंगे। साइंस की पहुंचती रहेंगी, मन लगा के समझते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।